हेलो फ्रेंड्स, ट्वेल्थ ज्योग्राफी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं टीपी सुतार। आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर विश्व जनसंख्या परिवर्तन के घटकों के बारे में बात करने वाले हैं। आपका सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का ये वीडियो लेक्चर 4 है। इसमें हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की, ठीक है ना। तो देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उसकी बात करेंगे और उनकी परिभाषा क्या होती है, और इसके साथ साथ इस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले मैं 2 लाइनें आपके लिए डेडिकेट करना चाहूंगा कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। तो इसी प्रकार से अपन स्टार्ट करते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अपन बात करते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। 3 घटकों में पहला आ गया जन्म दर, यानी कि जन्म दर किस प्रकार से जनसंख्या परिवर्तन को या फिर जनसंख्या में परिवर्तन करता है। और इसी प्रकार से मृत्यु दर को देखेंगे कि मृत्यु दर है वो जनसंख्या में किस प्रकार से परिवर्तन करता है। और तीसरा अपना यदि कोई कारक आता है तो वो प्रवास हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखने वाले अशोधित जन्म दर, यानी कि CBR, बॉर्न रेट, यानी कि अशोधित जन्म दर। जन्म दर की बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटकों में, तो पहला घटक अपना आता है जन्म दर। तो जन्म दर की बात करने वाले हम अशोधित जन्म दर, ठीक है ना। अशोधित जन्म दर होती क्या है, तो मैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से बताऊं तो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यानी कि कोई एक निश्चित वर्ष या वर्ष विशेष में कितने बच्चों ने जन्म लिया है, बट्टे में क्या करना है किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, और उस क्षेत्र विशेष के अंदर जो एक टाइम पीरियड होता है उनमें लोगों की जनसंख्या कितनी है उसका भाग देंगे, और उस चीज को हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा अशोधित जन्म दर। यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों के बीच में कितने बच्चे जन्म लेते हैं और उस क्षेत्र की जनसंख्या पहले से कितनी है, इसका जो कैलकुलेशन है वो हमें CBR के बारे में बताता है, अशोधित जन्म दर के बारे में बताता है, ठीक है ना। देखिए, अशोधित जन्म दर यानी कि CBR का अर्थ है प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा दिए गए जीवित बच्चों के जन्म से है, यानी कि प्रति 1000 स्त्रियों में से कितनी स्त्रियां जीवित बच्चों को जन्म देती है, ये क्या होता है CBR होता है, यानी अशोधित जन्म दर बोथ रेट, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और यही कहूंगा कि वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, अशोधित जन्म दर की बात कर ली, और फिर करते हैं हम मृत्यु दर की भी। मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय योगदान निभाती है, यानी कि ये कहूं कि ओनली फॉर जन्म दर है वही सिर्फ जनसंख्या परिवर्तन नहीं करती है, जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन नहीं करती है, बल्कि जो मृत्यु दर है वो भी एक अपना अहम योगदान निभाती है या अहम योगदान दर्शाती है जनसंख्या परिवर्तन करने में। तो अपन ने देखा कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक मृत्यु दर भी आता है, तो किस प्रकार से ये जनसंख्या परिवर्तन करता है ये बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अर्थात क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से ही नहीं होती है, बल्कि घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन है या फिर जनसंख्या वृद्धि की बात करें हम, वीडियो लेक्चर 3 और 2 में मैंने बताया था कि जनसंख्या में वृद्धि है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है ना। ये बात आप सीख कर आ चुके हैं। तो ये बता रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि है वो केवल बढ़ती हुई जन्म दर पर डिपेंड नहीं करती है, उसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि है वो मृत्यु दर पर भी डिपेंड करती है, यानी कि CDR पर भी डिपेंड करती है। डेथ रेट कितनी है वो भी जनसंख्या में परिवर्तन करता है या जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन करता है। वो अलग बात है कि धनात्मक वृद्धि होती है या फिर ऋणात्मक वृद्धि होती है, ठीक है ना। अब देखिए, अशोधित मृत्यु दर का फॉर्मूला देखिए, तो अशोधित मृत्यु दर का फॉर्मूला होता है हमारा इसको क्या क्या कहेंगे CDR,
आर कहेंगे, ठीक है ना, क्या कहेंगे, CDR कहेंगे। अशोधित मृत्यु दर का फॉर्मूला हो गया, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड लेंगे हम, कोई भी वर्ष विशेष मान लेंगे, यानी कि निश्चित टाइम पीरियड मान लेंगे, उसमें कितने लोगों की मृत्यु होती है और उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या की बात करेंगे, यानी कि उस वर्ष के अंदर लोगों की संख्या कितनी थी उस एरिया के अंदर, और वो कैलकुलेशन है उसको 1000 से गुणा कर देंगे, तो हमारा जो अशोधित मृत्यु दर है CDR है वो आ जाएगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में 1000 महिलाओं की बात करेगा कि, सॉरी, 1000 महिलाओं की बात नहीं करेगा, 1000 मनुष्यों या 1000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र में से कितने लोगों की मृत्यु होती है, वो चीज है वो CDR बताता है अपना, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या से है, यानी कि अशोधित मृत्यु दर का क्या तात्पर्य है या क्या होती है, तो प्रति 1000 व्यक्तियों में से या फिर प्रति 1000 जनसंख्या में से कितने लोग मर चुके हैं या फिर मृतकों की संख्या है, वही अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। आगे अपने इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं, उनमें ये सभी क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर लो, और आप अपने नोट्स में भी अपने अकॉर्डिंग, वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग, किताब के अकॉर्डिंग, आपके NCERT बुक्स के अकॉर्डिंग आप अच्छे से लिखो, ताकि एग्जाम टाइम में आपको बहुत कम समय में रिकैप दोबारा करने में आसानी हो, ठीक है। और तीसरा अपना जो कारक आता है जनसंख्या परिवर्तन का, जो घटक आता है वो कौन सा हो गया, प्रवास हो गया, ठीक है ना। तो प्रवास को पढ़ने से पहले मैं कुछ लाइनें सुनाना चाहूंगा कि धाराओं से, यानी कि शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, हवाओं से कह दो कि औकात में चले, शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, हवाओं से कह दो कि अपने औकात में चले, और जो तौर है दुनिया का उसी तौर से चलो, यानी कि जो अंदाज है दुनिया का टाइम के अकॉर्डिंग चलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से चलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो, ठीक है ना। तो यदि आप टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हो तो टाइम आपको अपने साथ लेके चलेगा और कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। लेकिन यदि टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बदले आप और टाइम आपको चेंज कर रहा है तो बहुत मुश्किलें आ जाती है भैया जिंदगी के अंदर। तो यही कहूँगा कि टाइम के अनुसार अपने आप को चेंज कर लिया करो, क्योंकि हम छोटी सी छोटी चीज़ है अपने मोबाइल फोन्स को भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, लेकिन अपने आप को कभी नहीं अपडेट करते हैं। हर साल नया कैलेंडर चेंज हो जाता है, लेकिन हम अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टाइम अपन को चेंज करेगा तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करें कि अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर लें, तो प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बना रहेगा। और मानव भूगोल है वो यही बताता है कि मानव और प्रकृति है वो एक दूसरे से घनिष्ठता से संबंध रखते हैं। तो हमारा ये रिलेशनशिप है वो बनाए रखने के लिए हमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, प्रकृति के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, प्रकृति के पक्ष में होना पड़ेगा, नहीं तो जीना असंभव है भैया, ठीक है ना। तो प्रवास की बात कर रहे हैं, तीसरा घटक आता है अपन को प्रवास आता है। तो प्रवास होता क्या है, तो देखिए बताता हूं मैं कि प्रवास है वो जन्म दर व मृत्यु दर के अलावा एक अन्य घटक है जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि को परिवर्तित करता है या वृद्धि को प्रभावित करता है। कहने का मतलब है जो प्रवास है उससे भी जनसंख्या वृद्धि प्रभावित होती है। ये अलग बात है कि प्रवास से जनसंख्या वृद्धि धनात्मक होगी या फिर ऋणात्मक होगी, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं, तो बने रहेगा अंत तक। और अपने कंटेंट को और अधिक मजबूत करने के लिए, अपने लर्निंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप अपने खुद के नोट्स बनाया करो। मैं हर वीडियो में यही कहता हूं, तो बार बार नहीं कहना पड़े, आप अपने लिए करोगे तो सबका हो जाएगा, ठीक है। दूसरों की चिंता छोड़ो, अपने लिए करो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब देखिए प्रवास के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। आप सोचते होंगे कि लोगों को जानने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो मैं बताता हूं कि लोगों को संसाधन की कमी आ जाती है, कई बार आपूर्ति नहीं हो पाती है किसी चीज की, आर्थिक संसाधनों की पूर्ति नहीं हो पाती है, या फिर वहां का वातावरण अनुकूल नहीं होता है, तो लोग वहां से जाना पसंद करते हैं, यानी कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाना पसंद करते हैं जहां बढ़िया तरीके का कामकाज हो, बढ़िया तरीके का रोजगार मिले, आर्थिक सुख सुविधा हो,
ठीक है। और इसके साथ साथ वहाँ की जो संसाधन व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी वाली हो, तो वहाँ लोग क्या करते हैं, जाएंगे और वहाँ बसेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक प्रकार से वो प्रवास हो गया। अब देखिए प्रवास दो टाइप का होता है। एक एक प्रवास में दो चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी, एक तो उद्गम स्थान होता है और दूसरा होता है गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूं कि वह स्थान जहां से लोग जाते हैं, यानी कि आप अपने शहर या गांव से किसी दूसरे शहर में जाते हो या फिर गांव में जाते हो, तो आप जिस स्थान को छोड़े हो वो क्या हो गया, उद्गम स्थान हो गया, ठीक है ना। और आप जिस स्थान पर जाकर बसे हुए हो या फिर जाकर रहने वाले हो वो क्या हो गया, आपका गंतव्य स्थान हो गया, ठीक है ना। तो उद्गम स्थान है वो जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, यानी कि कौन सी वृद्धि होगी, धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। तो आप बोलोगे कि सर यदि लोग एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा रहे हैं तो जिस जगह से उठे हैं यानी कि उद्गम स्थान है वो क्या करेगा, वहां पे लोगों की कमी हो जाएगी और वह क्या होगा, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होगी। वृद्धि तो होगी, किसे कहते हैं जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन को ही तो कहते हैं। हमने वीडियो लेक्चर पिछले वीडियो लेक्चर 3 में पढ़ा था कि जनसंख्या परिवर्तन है वही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और यह भी बताया था आपको कि जनसंख्या परिवर्तन है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ उद्गम स्थान पर जनसंख्या परिवर्तन है वो ऋणात्मक हो गया। और वही देखें तो गंतव्य स्थान पर लोग जाकर बसे हुए हैं, यानी कि गंतव्य स्थान की जनसंख्या में क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। तो वृद्धि की है तो वहां के लोगों की संख्या बढ़ गई है, एक मतलब एक वर्ग किलोमीटर के अंदर लोगों की संख्या या घनत्व बढ़ गया है। तो वो क्या हो गया, गंतव्य स्थान है वो जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है। कौन सी वृद्धि होती है, धनात्मक वृद्धि होती है, क्योंकि वहां लोगों की संख्या बढ़ जाती है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो मैं आगे की ओर चलता हूं, आगे की ओर देखते हैं अपन। तो आगे क्या दिया हुआ है देखिए, जो प्रवास है उसकी बात करें तो प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी भी हो सकता है। यानी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो किसी निश्चित समय के लिए भी जा सकते हैं या फिर स्थायी रूप से भी जा सकते हैं। तो और एक मौसम के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई स्थान पर बारिश ज्यादा होती है तो वहां छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर गए, जहां सूखा पड़ता है वहां चले गए, और जहां पहले थे वहां की कंडीशन सही हुई यानी कि वातावरण अनुकूलित हुआ तो वहां वापस चले गए। इसका कहने का मतलब है कि जो प्रवास है वो एक अस्थायी भी हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है। यानी कि लोग एकदम छोड़ छाड़ के चले जाते हैं जगह को, पहले वाले उद्गम स्थान को, और किसी नए गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं तो वहां पे रहना स्टार्ट करते हैं तो वो स्थायी हो जाता है। और मौसमी भी होता है, तो मैंने बताया ना कि कई बार बारिश का मौसम हो जाता है या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोग प्रवास करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप्रवास होता है एक, और एक होता है उत्प्रवास। तो ये क्या होता है, देखिए आप्रवास क्या होता है, उत्प्रवास क्या होता है, इसकी बात करने वाला हूं। तो आप्रवास होता है प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं पर अपना क्षेत्र विशेष परिवर्तन नहीं करते। कहने का मतलब यही हुआ कि लोग गांव से गांव में प्रवास कर लेते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, अपनी स्थिति चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो क्षेत्र विशेष है वो नहीं छोड़ते, यानी कि जो स्थान है मूल वो नहीं छोड़ते। तो कहने का मतलब है कि जो आप्रवास है वो गांव से गांव में भी हो सकता है, यानी कि लोग गांव में एक जगह रह रहे थे वहां छोड़ के गांव के दूसरे कॉर्नर पर चले गए तो वो भी क्या हो गया, आप्रवास हो गया, ठीक है ना। तो ये गांव से गांव में भी हो सकता है और शहर से शहर में भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि शहर से गांव में नहीं हो सकता, शहर से गांव में चले जाएंगे तो जो क्षेत्र विशेष था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है किसमें, आप्रवास में। आप्रवास में ओनली फॉर जगह चेंज होती है, एरिया चेंज नहीं होता है, लोकेशन चेंज होती है लेकिन एरिया चेंज नहीं होता है। इसके अलावा हम उत्प्रवास की बात करें तो उत्प्रवास में एरिया चेंज होता है। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, यानी कि जो लोकेशन होती है, एरिया होता है, डिसाइडेड क्षेत्र विशेष होता है ना, उसको छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपना उत्प्रवास कहलाता है। उत्प्रवास के लिए आपको उदाहरण दी गई है कि किसी गांव से शहर में लोग प्रवास कर गए तो वो क्या कहलाएगा, उत्प्रवास कराएगा, क्योंकि उन्होंने अपना क्षेत्र विशेष है वो छोड़ दिया है, सिर्फ लोकेशन ही नहीं चेंज की है बल्कि अपना मूलतः स्थान छोड़ दिया है, ठीक है ना। और शहर से गांव में आते हैं तो शहर को छोड़कर गांव में आ गए तो शहर की जो लोकेशन थी
क्षेत्र विशेषता वो भी छोड़ दिया। तो ये उत्प्रवास के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि क्या एक ही व्यक्ति एक ही समय में आप्रवासी तथा उत्प्रवासी दोनों हो सकता है? तो भाई इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन के द्वारा दीजिएगा, ठीक है। आप क्या सोचते होंगे इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर है वो अपना वीडियो लेक्चर दे रहा है, तो आप आसानी से कर सकते हो इसे। तो मैं यही चाहूंगा कि आप इसका आंसर है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि लोग है वो संसाधनों की आपूर्ति के लिए तथा बेहतर जीवन यापन के लिए प्रवास करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि लोग प्रवास करते हैं या तो पहले के स्थान जहाँ रह रहे थे उद्गम स्थान में कुछ ना कुछ चीज की कमी है, संसाधनों की आपूर्ति नहीं हो रही है, या फिर वातावरण अनुकूलित नहीं है, तो वो क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे कि प्रवास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो वो देखते हैं हम। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक तो प्रतिकर्ष होता है एक, और एक होता है अपकर्ष। तो प्रतिकर्ष कारक होता है, दूसरा होता है अपकर्ष कारक। क्या होते हैं ये, इसकी भी बात करने वाले हैं। तो देखिएगा कि प्रतिकर्ष कारक वो होता है कि कई बार क्या होता है कि किसी स्थान पर बेरोजगारी हो जाती है, राजनीतिक उपद्रव यानी कि राजनीतिक दंगे हो जाते हैं, ठीक है ना। प्रतिकूल जलवायु यानी कि जलवायु सेट नहीं हो पाता है कई बारी, ठीक है। प्राकृतिक विपदाएं यानी कि आने वाली मौसमी विपदाएं होती है, प्राकृतिक विपदाएं होती है, तूफान, आंधी, ठीक है। और महामारियां तथा रहन सहन की निम्न दशाओं के कारण लोग अपने उद्गम स्थान क्या हो गया, जहां मूलतः पहले से रह रहे थे स्थान की ओर वापस जाना बहुत कम पसंद करते हैं। यानी कि कई लोग क्या करते हैं कि प्रवास करते हैं, गांव से शहर में चले जाते हैं, या फिर शहर से गांव में चले जाते हैं। तो पहले के जहां रह रहे थे उद्गम स्थान की ओर देखें तो वहां की सुख सुविधाएं संपूर्ण नहीं थी, संसाधनों का आवास या संसाधनों की आपूर्ति नहीं थी, तो लोग वहां जाना वापस पसंद नहीं करते। तो वो क्या हो गया, एक प्रतिकर्ष कारक हो गया, और प्रतिकर्ष कारक है वो प्रवास को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन भी है आगे। तो इसके बाद देखते हैं कि अपकर्ष अपकर्ष कारक क्या होता है। तो कई चीजें होती है दोस्तों कि पहले जो स्थान उद्गम स्थान छोड़ के आए, किसी गंतव्य स्थान पर गए, तो गंतव्य स्थान पर अब रह रहे हैं, मान लीजिए किसी गांव को छोड़कर शहर में रह रहे हैं, लेकिन अब की स्थिति देखें तो गांव में विकास हो गया है, संसाधनों की आपूर्ति हो गई है, वहां का वातावरण अनुकूलित हो गया है, वहां बेरोजगारी कम हो गई है, और लोगों के गंतव्य स्थान की ओर जाने का मन भी होने लगा है। यानी कि वहां जहां पहले रह रहे थे वहां चले जाएं तो कोई प्रकार की कोई भी परेशानी ना होती है। तो वह चीज क्या करती है, उसको आकर्षित करती है, किनको, लोगों को, ठीक है ना, वापस आने के लिए। तो देखिए अपकर्ष कारक क्या होता है कि भौतिक सुख सुविधाएं, नए संसाधनों का विकास, रहन सहन की अच्छी सुविधाएं व अनुकूलन जलवायु जैसे कारक लोगों को उनके गंतव्य स्थान से उद्गम स्थान की ओर आकर्षित करते हैं। यानी कि जहां पहले छोड़ के आए थे जिस स्थान को, उस स्थान पे अब सभी संसाधन उपलब्ध हो गए हैं, सारी सुख सुविधाएं हो गई है, तो लोगों को वहां वापस जाने का मन करता है। तो वो क्या करता है, अपकर्ष कारक होता है, और ये कारक है वो प्रवास को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा हमने एग्जाम करे क्वेश्चन इन शॉर्ट टाइप डेफिनेटिव क्वेश्चन बनाए, यानी कि परिभाषिक के क्वेश्चन होते हैं वो बनाए हैं आपके इस वीडियो लेक्चर के अंदर। और मैं चाहूंगा कि अगले वीडियो लेक्चर 5 के अंदर ये आपका सेकंड चैप्टर है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये पूरा करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो लेक्चर 5 में इसके साथ साथ जो रहा हुआ लेसन है वो करेंगे, और इसके साथ साथ करेंगे हम पूरे लेसन का रिव्यू, यानी कि रिवीजन करने वाले हैं, और क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चनों को एक बार फिर से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिक्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनाया कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो प्रवास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो भाई प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक दो होते हैं, एक तो प्रतिकर्ष कारक होता है, एक अपकर्ष कारक होता है। इसका मैं एक्सप्लेन कर दिया है, आप वीडियो लेक्चर से दोबारा से अपने नोट्स बनाओ तो उसमें आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि उद्गम स्थान को परिभाषित कीजिए। उद्गम स्थान क्या होता है कि कई लोग के प्रवास के लिए अपना गंतव्य एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पे जाते हैं, जो स्थान छोड़ते हैं वही स्थान क्या कहलाता है, उद्गम स्थान कहलाता है, और जिस स्थान पे जाते हैं वो क्या कहलाता है, जिस स्थान पे जाते हैं वो गंतव्य स्थान कहलाता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन, गंतव्य स्थान को परिभाषित कीजिए, यानी कि गंतव्य स्थान क्या होता है कथन स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है कि आप्रवास को परिभाषित कीजिए। आप्रवास क्या होता है, परिभाषित कीजिए। और 5वें क्वेश्चन में आप उत्प्रवास को परिभाषित कीजिए। तो देखिए
आप्रवास क्या होता है और उत्प्रवास क्या होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपना वीडियो लेक्चर है वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप दोबारा से देखकर बहुत अच्छे से क्लियर करके अपने नोट्स बनाइएगा। और एग्जाम टाइम में आपको ये नोट्स है वो बहुत अच्छे से काम आएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है और टाइम के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें दोबारा बहुत कम समय में पढ़ने को और रिकैप करने को काम आएगी। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अच्छे से नोट्स अपने खुद के बना लो। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटकों के नाम बताते हुए वर्णन कीजिए, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से घटक है जो जनसंख्या को परिवर्तित करते हैं। तो शुरुआत में हमने बात की थी कि एक तो जन्म दर होता है, दूसरा मृत्यु दर होता है और तीसरा होता है प्रवास। तो ये 3 हो गए और इसका वर्णन करना है, यानी कि एक एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार का आएगा इस क्वेश्चन चैप्टर से। तो आपको पता है कि जनसंख्या में जन्म दर किस प्रकार से प्रभावित करता है, मृत्यु दर किस प्रकार से प्रभावित करता है और प्रवास किस प्रकार से प्रभावित करता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए, बहुत कुछ हेल्प करने के लिए साबित हुआ होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और यदि अपने चैनल इंडियन मैथ्स पे या ज्योग्राफी बाय टीपी स्टार पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मैथ्स को, और बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।